आपने सब कुछ करके देख लिया, चुप रहकर भी, खुद को रोक कर भी, समझदारी दिखाकर भी, और फिर भी कुछ नहीं बदला। वो जैसा था वैसा ही रहा। आपको खोने का उसे कोई डर नहीं लगा। तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है, क्योंकि जब इंसान खुद को रोक कर भी हार रहा हो, तब दिक्कत खामोशी की नहीं होती, दिक्कत तरीके की होती है। इस वीडियो में हम सीधे उन बातों पर आएंगे जो तब काम आती है जब साइलेंस भी बेअसर हो जाए। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस वो 7 कदम जो काम की हैं। पॉइंट 1, समझिए कि खामोशी हर किसी इंसान के लिए क्यों काम नहीं करती। अक्सर हमें यही सिखाया जाता है कि अगर सामने वाला दूर हो रहा है, अगर रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, अगर एफर्ट्स की कदर नहीं कर रहा, तो बस चुप हो जाओ। मैसेज बंद, कॉल बंद, प्रेजेंस बंद। और कई केसेस में ये सच में काम भी करता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम ये मान लेते हैं कि खामोशी हर इंसान पर एक जैसा असर करेगी। असलियत ये है कि खामोशी किसी को याद दिलाती है तो किसी को राहत दे देती है। और अगर आपको ये फर्क समझ में नहीं आया तो आप महीनों चुप रह सकते हैं, लेकिन सामने वाला एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सामने वाला इमोशनली किस लेवल पर खड़ा है। कुछ लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं। ऐसे लोग रिश्ते में मौजूदगी की वैल्यू समझते हैं। उन्हें फर्क पड़ता है कि कौन गया, क्यों गया, और उनकी जिंदगी में क्या खाली हो गया। इन लोगों पर खामोशी असर करती है, क्योंकि उन्हें अंदर से महसूस होता है कि कुछ मिसिंग है। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। कुछ लोग इमोशनली अवॉइडेंट होते हैं, कुछ अपने अहंकार से चलने वाले होते हैं, कुछ लोग अटेंशन के आदी होते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। और ऐसे लोगों के लिए आपकी खामोशी दर्द नहीं होती, वो राहत होती है। उन्हें लगता है कि अच्छा हुआ, अब कोई सवाल नहीं करेगा, अब कोई उम्मीद नहीं रखेगा, अब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपकी गैर मौजूदगी को आराम समझ रहा है तो आपकी खामोशी उसे क्यों तड़पाएगी? यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वो सोचते रहते हैं कि शायद थोड़ा और वेट कर लूं, शायद अभी उसे टाइम चाहिए, शायद वो खुद रियलाइज कर ले। लेकिन समय बीतता जाता है और सामने वाला और कंफर्टेबल होता जाता है, क्योंकि सच ये है कि खामोशी तब काम करती है जब सामने वाला इमोशनली जुड़ा हुआ हो। अगर सामने वाला इमोशनली इन्वेस्टेड ही नहीं है तो आपकी गैर मौजूदगी सिर्फ साइलेंस बनकर रह जाती है, असर नहीं। और इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपकी स्ट्रैटेजी तय होती है। अगर आप बिना ये समझे बस चुप बैठे रहते हैं तो आप हीलिंग नहीं कर रहे, आप खुद को इग्नोर कर रहे होते हैं। अब एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई इंसान आपसे तभी बात करता है जब उसे अटेंशन चाहिए, जब उसे बोर्ड फील होता है, जब उसे वैलिडेशन चाहिए। लेकिन जब आप बाउंड्रीज की बात करते हैं, उम्मीद की बात करते हैं, साफ साफ जवाब मांगते हैं, तो सामने वाला पीछे हट जाता है। अब अगर आप ऐसे इंसान के साथ खामोशी अपनाते हैं तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने कुछ खो दिया, वो सोचेगा ड्रामा खत्म हुआ। और यही सबसे बड़ा फर्क है। इसलिए पॉइंट 1 सिर्फ ये नहीं कहता कि खामोशी काम नहीं करती। पॉइंट 1 ये कहता है कि गलत इंसान पर खामोशी वेस्ट हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को छोटा समझे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सिचुएशन को सही एंगल से देखना है। अगर सामने वाला इमोशनली समझदार होता तो वो आपकी खामोशी को इग्नोर नहीं कर पाता। वो खुद सवाल पूछता, वो खुद रिफ्लेक्ट करता, वो खुद महसूस करता कि आपकी गैर मौजूदगी ने कुछ बदला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम है। इसका मतलब ये है कि सामने वाला अभी उस गहराई में है ही नहीं जहां आपका साइलेंस एक सिग्नल बन सके। और यहीं से आपको अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करना होता है। क्योंकि अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि बस और चुप रहूं, शायद तब असर होगा, तो आप खुद को एक लूप में फंसा रहे हैं। एक ऐसा लूप जहां आप उम्मीद पर जी रहे हैं और सामने वाला आराम पर। और इस वीडियो का मकसद आपको उसी लूप से बाहर निकालना है। इसलिए सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या सामने वाला कभी आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता था? क्या वो कभी आपकी गैर मौजूदगी से अनकंफर्टेबल हुआ, या वो हमेशा आपके एफर्ट्स को नॉर्मल मानकर चलता रहा? अगर जवाब साफ है तो अब आपको थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि खामोशी एक टूल है, और अगर टूल गलत जगह यूज हो जाए तो वो काम करने की बजाय आपको और नुकसान पहुंचाता है। अब अगले पॉइंट्स में हम बात करेंगे कि जब खामोशी बेअसर हो जाए तो आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहीं से एक्चुअल शिफ्ट शुरू होता है, जहां आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपनी पोजीशन बदलते हैं। और वही जगह है जहां से चीजें सच में हिलने लगती हैं। पॉइंट 2, अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी पूरी तरह बंद कर दीजिए। ज्यादातर लोग यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि बस मैसेज बंद कर देना ही डिस्टेंस है, बस चैट ना करना, कॉल ना उठाना और काम हो गया।
लेकिन सच ये है, सिर्फ मैसेज बंद करना डिस्टेंस नहीं होता। अगर आप मैसेज नहीं कर रहे लेकिन सामने वाले की हर स्टोरी देख रहे हैं, उसके ऑनलाइन ऑफलाइन होने पर ध्यान दे रहे हैं, उसके मूड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप चुप जरूर हैं लेकिन दूर नहीं। और सामने वाला ये महसूस कर लेता है। वो जान जाता है कि आप फिजिकली गायब हैं लेकिन इमोशनली अब भी अवेलेबल हैं। यहीं से सारी स्ट्रैटेजी कमजोर पड़ जाती है। इमोशनल अवेलेबिलिटी का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं होता। इसका मतलब होता है आपका रिएक्शन, आपका इंतजार, आपकी एक्सप्लेनेशन देने की आदत और आपका खुद को एक्सेसिबल बनाए रखना। अब जरा ध्यान से समझिए, जब भी सामने वाला कुछ करता है और आपको थोड़ी जल्दी होती है कि कुछ कह दूं, कुछ क्लैरिफाई कर दूं, कुछ एक्सप्लेन कर दूं, वहीं पर आपकी अवेलेबिलिटी लीक होती है। आप साइलेंस में रहते हुए भी खुद को एक्सपोज कर देते हैं और यही वजह है कि सामने वाला रिलैक्स रहता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि मैं चाहे जैसा बिहेव करूं, ये इंसान इमोशनली यही है। अब इमोशनल अवेलेबिलिटी बंद करने का मतलब सजा देना नहीं है। इसका मतलब होता है कि अब आप रिएक्शन नहीं देते, आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते, आप इनडायरेक्टली भी सिग्नल नहीं भेजते। कोई स्टोरी डालकर ये दिखाना कि मैं ठीक हूं, कोई सॉन्ग शेयर करके हिंट देना, कोई कोड डालकर सामने वाले को फील करवाना, ये सभी अवेलेबिलिटी है। और जब तक ये चल रहा है, आप एक्सेसिबल ही रहेंगे। एक्सेसिबल इंसान की वैल्यू कम नहीं होती, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी का असर नहीं होता। आप सोचिए, अगर कोई जानता है कि आप कभी भी इमोशनली प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसे आपको मिस करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? यही रीजन है कि पॉइंट 2 इतना क्रिटिकल है, क्योंकि यहां से पावर शिफ्ट शुरू होता है। जब आप इमोशनल अवेलेबिलिटी बंद करते हैं, तो आप सामने वाले की रिएक्शन से नहीं, अपने स्टैंडर्ड से चलने लगते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई इंसान आपसे हफ्तों बात नहीं करता, लेकिन अचानक एक कैजुअल मैसेज भेज देता है। कोई मीनिंग नहीं, कोई खास वजह नहीं। अगर आप तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, एक्सप्लेन करने लगते हैं या इमोशनली ओपन हो जाते हैं, तो आपने खुद बता दिया कि आप अभी भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप रिप्लाई नहीं करते या बहुत न्यूट्रल रहते हैं बिना इमोशन के, तो सामने वाला कंफ्यूज होता है, क्योंकि पहली बार उसका कंट्रोल काम नहीं करता। और कंफ्यूजन ही वो जगह है जहां रियलाइजेशन शुरू होती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप सच में अवेलेबिलिटी बंद करें, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। क्योंकि अगर आप अंदर ही अंदर उसके एक्शंस को एनालाइज कर रहे हैं, हर नोटिफिकेशन पर उम्मीद रख रहे हैं, तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए इमोशनल अवेलेबिलिटी बंद करने का पहला स्टेप होता है अपने फोकस को शिफ्ट करना। अब आपकी एनर्जी उस इंसान पर नहीं जाती जो अनक्लियर है। अब आपकी एनर्जी आपकी रूटीन, आपके काम, आपके कंट्रोल पर जाती है। और जब ये शिफ्ट होता है तो सामने वाला नोटिस करता है, क्योंकि लोग शब्द नहीं, एनर्जी फील करते हैं। आप कुछ बोले बिना भी अनरीचेबल लगने लगते हैं। और अनरीचेबल होने का मतलब ये नहीं कि आप घमंडी हो गए हैं। इसका मतलब है आप हर किसी के लिए मौजूद नहीं हैं। आप हर बिहेवियर टॉलरेट नहीं करते, और यही चीज आपकी मौजूदगी को खास बनाती है। अब यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, अगर इमोशनल अवेलेबिलिटी बंद करते वक्त आपका गोल ये है कि सामने वाला तड़पे, तो आप फिर से जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि फिर आपकी खुशी उसके रिएक्शन पर डिपेंड करेगी। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करें, तो साइड इफेक्ट में सामने वाला हिलता है। इसीलिए पॉइंट 2 सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक इंटरनल डिसीजन है। एक डिसीजन कि अब आप हर किसी के लिए मौजूद नहीं है। और जब आप ये पोजीशन ले लेते हैं, तो आगे के पॉइंट्स और ज्यादा पावरफुल बनते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ दूर नहीं जाते, बल्कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। और वही चीज सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है सामने वाले के लिए। पॉइंट 3, अपनी लाइफ आगे बढ़ाइए। जब लोग ये पॉइंट सुनते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही चीज आती है कि अब दिखाना पड़ेगा। न्यू फोटोज, एक्स्ट्रा स्टोरीज, ओवर बिजी दिखने की एक्टिंग, खुश दिखने का दबाव। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं, क्योंकि प्रूफ करना अलग चीज है और रिफ्लेक्ट होना बिल्कुल अलग चीज। प्रूफ करने वाला इंसान लाउड होता है, जल्दी दिखता है और उतनी ही जल्दी पकड़ा भी जाता है। रिफ्लेक्ट करने वाला इंसान शांत होता है, लेकिन उसकी लाइफ खुद बोलती है और सामने वाला उसी चीज से सबसे ज्यादा हिलता है। अब इस फर्क को साफ समझिए। जब आप प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, तो आपका हर एक्शन सामने वाले को टारगेट करके होता है। आप स्टोरी डालते हैं कि देखो मैं खुश हूं, आप कैप्शन लिखते हैं कि लिविंग माई बेस्ट लाइफ। आप इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना भी मैं ठीक हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आपका फोकस सामने वाले पर होता है, तो आपकी एनर्जी भी वहीं कमजोर होती है, और सामने वाला ये महसूस कर लेता है कि आप अभी भी उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप सच में आगे बढ़ते हैं, तो आप किसी को कन्विंस नहीं करते,
आप किसी को एक्सप्लेन नहीं करते, आप बस बदल जाते हैं और बदलाव को किसी स्टोरी की जरूरत नहीं होती। अब आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप रोज कुछ पोस्ट करें, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर आना, आपके दिन का स्टार्ट फिक्स होना, आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होना, आपका फोकस वापस अपने हाथ में आना। जब आप इमोशनली टूटे होते हैं तो सबसे पहले रूटीन टूटता है, सोने का टाइम बिगड़ जाता है, काम टलने लगता है, माइंड हर वक्त उसी इंसान के आसपास घूमता रहता है। लेकिन जिस दिन आप अपने दिन को वापस कंट्रोल में लेते हैं, उसी दिन से चीजें शिफ्ट होने लगती हैं। आप जल्दी उठने लगते हैं, आप अपने काम को सीरियसली लेने लगते हैं, आप खुद से किए छोटे प्रॉमिसेस निभाने लगते हैं। और ये चीजें बाहर से बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस फोटो से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी से आता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान देखे कि आप पहले इमोशनली अनस्टेबल थे लेकिन अब शांत हैं, फोकस्ड हैं, तो उसे फर्क पड़ेगा। भले वो कुछ बोले नहीं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल उठेगा कि ये इंसान रुका नहीं, ये तो आगे निकल गया। और यही सवाल सबसे अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि लोग ब्रेकअप या दूरी के बाद आपको एक ही जगह पर अटके रहने की उम्मीद करते हैं, यानी दुखी और निराश। लेकिन जब आप उस उम्मीद को तोड़ देते हैं तो सामने वाले की सोच हिल जाती है। अब सामने वाला खुद को स्पेशल नहीं महसूस करता, अब उसे लगता है कि शायद वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना वो सोच रहा था। और ये रियलाइजेशन बहुत धीरे आती है, लेकिन गहराई से आती है। लोग वर्ड्स याद नहीं रखते, लोग प्रेजेंस याद रखते हैं। और जब आपकी प्रेजेंस चेंज होती है तो सामने वाला कंफ्यूज होता है, क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रहे जिसे सामने वाला छोड़कर गया था। अब आप शांत और पहले से अधिक समझदार हैं। इसलिए इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइफ को अंदर से ठीक करना शुरू कीजिए। रूटीन फिक्स कीजिए, बॉडी का ध्यान रखिए, काम में फोकस लाइए, माइंड को डिसिप्लिन सिखाइए और सोशल मीडिया को एक स्टेज मत बनाइए, बस एक विंडो रहने दीजिए। जो दिखेगा वो अपने आप दिखेगा। और यही वजह है कि ये पॉइंट अगले पॉइंट्स की नींव है, क्योंकि जब आप इमोशनली अनअवेलेबल हो चुके होते हैं और आपकी लाइफ आगे बढ़ रही होती है, तब सामने वाले के पास इग्नोर करने का ऑप्शन नहीं रहता। वो या तो डिनाई करेगा या फील करेगा, और फील करना हमेशा चेंज की शुरुआत होता है। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कि कैसे साइलेंस के बाद शांत बिहेवियर सबसे ज्यादा असर करता है। पॉइंट 4, किसी भी तरह का इमोशनल प्रेशर देना बंद कर दीजिए, ना सवाल ना शिकायत। यहां पर आकर ज्यादातर लोग खुद ही अपनी सबसे मजबूत पोजीशन खराब कर देते हैं। खामोशी के बाद, इमोशनल अवेलेबिलिटी बंद करने के बाद, लाइफ आगे बढ़ाने के बाद, जब सामने वाला फिर भी रिएक्ट नहीं करता तो अंदर से एक बेचैनी शुरू होती है, और उसी बेचैनी से इमोशनल प्रेशर निकलता है। प्रेशर हमेशा साफ शब्दों में नहीं आता, अक्सर वो सॉफ्ट फॉर्म्स में आता है, सवाल बनकर, शिकायत बनकर या गिल्ट की हल्की सी कोशिश बनकर। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो बता दो। ये सब सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये प्रेशर है। प्रेशर का एक ही असर होता है, लोग पीछे हटते हैं। कोई भी इंसान प्रेशर में कनेक्ट नहीं करता, प्रेशर में लोग सिर्फ दूर भागते हैं। अब इसे ध्यान से समझिए, जब आप सवाल पूछते हैं तो आप सामने वाले को जवाब देने की जिम्मेदारी दे रहे होते हैं, और जब सामने वाला इमोशनली समझदार नहीं होता या अवॉइडेंट होता है तो उसे ये जिम्मेदारी भारी लगती है। वो जवाब नहीं देता, वो दूरी बढ़ा देता है। जब आप कहते हैं कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने मुझे इग्नोर किया, तुमने मुझे महत्व नहीं दिया, आप सच बोल रहे होते हैं, आप गलत नहीं होते। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप सही हैं या गलत, सवाल ये है कि इस मोमेंट में क्या काम करेगा। शिकायत उसे खुद के बचाव वाले हालत में डाल देती है। वो या तो बहस करेगा या खुद को सही साबित करेगा या फिर पूरी तरह दूरी बना लेगा। यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझिए कि अगर कोई इंसान आपके साथ रहना चाहता है तो उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे प्रेशर देकर आप बदल नहीं सकते। प्रेशर सिर्फ एक चीज करता है, वो सामने वाले को ये महसूस कराता है कि आप अभी भी किसी सवाल का जवाब चाहते हैं। शुरुआत में अंदर से बहुत इच्छा होती है कुछ बोल देने की, कुछ एक्सप्लेन कर देने की, कुछ क्लियर कर देने की, लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां सेल्फ कंट्रोल बनता है। आप अगर उस इच्छा को हर बार रोक लेते हैं तो धीरे धीरे आप इमोशनली स्टेबल होने लगते हैं, और स्टेबिलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। लोग शांत बिहेवियर की तरफ लौटते हैं, और अगर सामने वाला वाकई इमोशनली केपेबल है तो वो इस शांति को महसूस करेगा, और अगर नहीं है तो भी आप खुद को बचा लेंगे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जर्नी में सबसे बड़ा नुकसान खुद को खोने से होता है। पॉइंट 5,
अपनी वैल्यू को शब्दों से नहीं, बाउंड्रीज से दिखाइए। ये पॉइंट इस पूरी वीडियो का सबसे टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से आप कुछ करने की कोशिश नहीं करते। ज्यादातर लोग अपनी वैल्यू साबित करने के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं, वो बताते हैं कि हम तो ऐसे इंसान हैं, मैंने इतना किया है, मेरी इंटेंशन सही है। लेकिन सच ये है कि जिस इंसान को आपकी वैल्यू समझनी होती है, उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे नहीं समझनी होती, उसे 1000 एक्सप्लेनेशंस भी कम लगते हैं। यहीं पर बाउंड्रीज की असली ताकत सामने आती है। बाउंड्री का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं होता। बाउंड्री का मतलब होता है क्लियर रूल्स, क्लियर बिहेवियर। अब समझिए, पहले आप क्या करते थे? आप हर वक्त अवेलेबल रहते थे। रिप्लाई लेट भी आता था तो आप वेट करते थे। रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी फिर भी आप एडजस्ट करते थे। आपने कभी ओपनली ये नहीं कहा, लेकिन आपके एक्शंस ने ये बोल दिया कि हम तुम्हें हमेशा मिल जाएंगे। और जहां इंसान हमेशा मिल जाए, वहां उसकी वैल्यू कम होने लगती है। अब बाउंड्री लगाने का मतलब ये नहीं कि आप रूड बन जाएं। इसका मतलब है कि अब आप खुद की रिस्पेक्ट कम करके हर मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, हर कॉल तुरंत नहीं उठाते। आप ये नहीं बोलते कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। अब आप बस वहां नहीं होते जहां रिस्पेक्ट नहीं होती। और यही सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है, क्योंकि वर्ड सुने जा सकते हैं, इग्नोर किए जा सकते हैं, लेकिन बिहेवियर को इग्नोर करना मुश्किल होता है। अब एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए सामने वाला कभी कभी आता है, कभी गायब हो जाता है। जब मन करता है तब अटेंशन देता है। पहले आप हर बार उसी रिदम में चल पड़ते थे। अब बाउंड्री के बाद क्या बदलता है? अब अगर सामने वाला कैजुअली आता है तो आप कैजुअली रिस्पॉन्ड करते हैं, या कभी करते ही नहीं। अब आप जरूरत से ज्यादा जुड़ाव नहीं दिखाते, और यही बाउंड्री है। बाउंड्री लगाने से सामने वाले को 2 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो वो आपके स्टैंडर्ड तक आए या वो खुद बाहर हो जाए। दोनों ही सिचुएशंस में आप क्लियर रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये पावर प्ले नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब आप टाइम तभी देते हैं जब सामने वाला रिस्पेक्ट दिखाए, एफर्ट दिखाए, क्लैरिटी दिखाए। पहले सामने वाला डिसाइड करता था कि कब बात होगी, कब दूरी होगी। अब वो कंट्रोल धीरे धीरे आपके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होने लगता है, क्योंकि लोग उस इंसान की तरफ झुकते हैं जो खुद को वैल्यू करता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, बाउंड्री लगाने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला तुरंत बदल जाएगा। शुरुआत में वो कंफ्यूज्ड होगा, वो टेस्ट करेगा, वो दोबारा हल्के फुल्के तरीके से बात शुरू करने की कोशिश करेगा, और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो बाउंड्री तो बना लेते हैं, लेकिन उसे होल्ड नहीं कर पाते। एक मैसेज आता है और वो पिघल जाते हैं, एक सॉफ्ट लाइन आती है और वो फिर पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। लेकिन बाउंड्री तभी बाउंड्री है जब वो कंसिस्टेंट हो। अगर आप एक दिन स्ट्रिक्ट हैं और अगले दिन सेम बिहेवियर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो सामने वाला सीख जाता है कि ये बाउंड्री फेक है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और इमोशनली स्टेबल रहते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि कुछ बदल गया है। और यही वो मोमेंट है जहां रिस्पेक्ट पैदा होती है, क्योंकि रिस्पेक्ट डर से नहीं आती, रिस्पेक्ट क्लैरिटी से आती है। अब ये भी समझिए, बाउंड्री लगाने के बाद आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला वापस आए। गोल ये होना चाहिए कि अब जो भी आए वो सही तरीके से आए, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, ना कि आपको निराश करे। इसलिए पॉइंट 5 आपको किसी को पकड़ना नहीं सिखाता। ये आपको फिल्टर करना सिखाता है कि कौन डिजर्व करता है आपका टाइम और कौन नहीं। और जब आप इस माइंडसेट में आ जाते हैं, तो अगला पॉइंट और भी पावरफुल बन जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ रिस्पेक्टेड नहीं दिखते, अब आप रिप्लेसेबल भी नहीं लगते। और वहीं से सामने वाले के अंदर एक अलग तरह की हलचल शुरू होती है। पॉइंट 6, सामने वाले को रिप्लेसमेंट का डर नहीं, रियलाइजेशन दीजिए। यहां पर आकर ज्यादातर लोग एक बहुत कॉमन गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अब जेलसी क्रिएट करनी होगी, अब किसी और को दिखाना पड़ेगा न्यू पर्सन की फोटोज, ओवर हैप्पी कैप्शंस, इनडायरेक्ट हिंट्स की मेरे पास ऑप्शंस हैं। लेकिन सच ये है कि रिप्लेसमेंट का डर टेम्पररी होता है, और अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला सच में अंदर से हिले, तो आपको डर नहीं, रियलाइजेशन की जरूरत है। अब इस फर्क को ध्यान से समझिए। जब आप किसी और को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपका फोकस अब भी सामने वाले पर ही होता है। आप जो कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं, उसकी रिएक्शन के लिए कर रहे हैं, और ये एनर्जी सामने वाला महसूस कर लेता है। उसे लगता है कि ये मुझे प्रूव करना चाहता है, ये अभी भी मुझसे अफेक्ट हो रहा है। और जहां ऐसा लगता है, वहां आपकी पोजीशन कमजोर हो जाती है। लेकिन रियलाइजेशन बिल्कुल अलग जगह से आती है। रियलाइजेशन तब आती है जब सामने वाला ये देखता है कि आप किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे, आप खुद को कंप्लीट कर रहे हैं, आप अकेले स्टेबल हैं, आप अकेले शांत हैं। और यही चीज सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि लोग ये मानकर चलते हैं कि उनके जाने के बाद आप टूट जाएंगे, आप अटक जाएंगे, आप वेट करेंगे।
लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उनके दिमाग में एक गैप बनता है। सामने वाला सोचता है कि अगर ये मेरे बिना भी ठीक है तो मैं क्या था, क्या मेरी वैल्यू उतनी थी भी जितनी मैं सोच रहा था। और यही सवाल रियलाइजेशन की शुरुआत होता है। अब कंप्लीट दिखना का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाए। कंप्लीट होने का मतलब है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है, आपका मूड किसी के मैसेज पर नहीं टिका, आपकी एनर्जी किसी के वैलिडेशन पर नहीं टिकी। भले ही आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली, और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा सिग्नल होती है। एक स्टोरी से कोई जेलस हो सकता है, एक फोटो से कोई ट्रिगर हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी सबको हिला देता है। सामने वाले ने आपको पहले इमोशनल रूप से कमजोर देखा था, लेकिन अब वो देख रहा है कि आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। अब आप पहले से भी बेहतर, शांत और समझदार हैं। अब आप में और भी ज्यादा आत्मसम्मान है। अब एक जरूरी वार्निंग भी समझ लीजिए, अगर आप इस पॉइंट को दिखावे में बदल देंगे तो सब उल्टा हो जाएगा। फेक हैप्पीनेस, फोर्स्ड कॉन्फिडेंस, ओवर शेयरिंग, ये सब आपको रिप्लेसेबल ही बनाता है। क्योंकि जो इंसान सच में कंप्लीट होता है वो प्रूव नहीं करता, वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो कंपीट नहीं करता, वो बस अपनी लेन में चलता है और लोग उसी लेन की तरफ देखते हैं जो स्टेबल लगती है। इसलिए पॉइंट 6 का मतलब ये है कि आप सामने वाले को लूज कराने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को विन कीजिए, और यही कंप्लीटनेस सबसे लाउड सिग्नल बन जाती है। अब चाहे सामने वाला वापस आए या नहीं, आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होते हैं। और पैराडॉक्स यही है, जिस दिन आप वापसी की उम्मीद छोड़ देते हैं, अक्सर उसी दिन सामने वाला पहली बार आपको सीरियसली देखता है, क्योंकि अब आप उसके रिएक्शन से नहीं, अपने डायरेक्शन से चल रहे होते हैं। और यही माइंडसेट आपको लास्ट पॉइंट तक ले जाता है, वो पॉइंट जहां आप पूरी तरह फ्री हो जाते हैं, आउटकम से भी और डर से भी। अगले पॉइंट में हम उसी क्लैरिटी की बात करेंगे जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करती है, और वही पॉइंट डिसाइड करता है कि ये कहानी आपको मजबूत बनाएगी या फिर आपको वापस उसी जगह ले जाएगी जहां से आपने शुरू किया था। पॉइंट 7, मन में ये क्लियर कर लीजिए कि वापसी बोनस है, गोल नहीं। जिस दिन आप मेंटली सच में ये बात छोड़ देते हैं कि वो लौटें तभी मैं ठीक हूं, अक्सर उसी दिन सामने वाला हिलने लगता है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे मुश्किल हिस्सा यही होता है, और सबसे पावरफुल भी, क्योंकि यहां पर आप कोई टेक्निक नहीं सीखते, यहां आप एक माइंडसेट छोड़ते हैं। वो माइंडसेट जो चुपचाप आपके अंदर बैठा रहता है कि अगर वो वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यही सोच आपको स्ट्रॉन्गेस्ट दिखने के बावजूद अंदर से कमजोर बनाए रखती है। आप साइलेंस रखते हैं, आप मौजूदगी कम करते हैं, आप लाइफ आगे बढ़ाते हैं, आप सीमाएं बनाते हैं। लेकिन अगर अंदर कहीं ये उम्मीद जिंदा है कि ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सामने वाला लौट आए, तो आप अब भी फ्री नहीं हैं। आप डिसिप्लिन्ड हैं लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं, और सामने वाला ये डिपेंडेंसी महसूस कर लेता है। अब इसे ध्यान से समझिए, जब आपकी खुशी किसी एक आउटकम पर टिकी होती है तो भले आप कुछ बोले नहीं, भले आप शांत दिखें, लेकिन आपकी एनर्जी वेट कर रही होती है, और वेटिंग एनर्जी सबसे पहले सामने वाले को ही दिखती है। लेकिन जिस दिन आप ये मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर सामने वाला लौटे तो भी अच्छा, अगर नहीं लौटा तो भी मैं ठीक हूं, उसी दिन आपकी एनर्जी बदल जाती है। अब आप प्रूव नहीं कर रहे, अब आप इंप्रेस नहीं कर रहे, अब आप हर समय उम्मीद नहीं पकड़ रहे, अब आप बस प्रेजेंट हैं। अब एक सच कड़वा है लेकिन जरूरी है, अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए लौटे क्योंकि आप टूट गए थे या पछतावे में थे या अकेले पड़ गए थे, तो वो वापसी नहीं, कॉम्प्रोमाइज होती है, और कॉम्प्रोमाइज से आप फिर उसी साइकिल में फंसेंगे। इसलिए इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि उम्मीद रखना गलत है, इस पॉइंट का मतलब है कि उम्मीद को अपने सेंटर से हटाना। आप अपनी जिंदगी के सेंटर में किसी और को नहीं रखते। अब सोचिए, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप कंप्लीट हैं, तो क्या बदलता है? आप जल्दी उदास नहीं होते, आप मिक्स्ड सिग्नल्स को टॉलरेट नहीं करते। अब सामने वाला क्या महसूस करता है? उसे ये नहीं लगता कि ये मुझे पाने की कोशिश कर रहा है, उसे लगता है कि ये तो अपनी लाइफ में सेटल हो चुका है। और यही रियलाइजेशन सबसे डीप इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि अब सामने वाला आपको ऑप्शन की तरह नहीं देख सकता। या तो वो आपके लेवल पर आएगा या खुद बाहर हो जाएगा, और दोनों ही स्थिति में आप लूज नहीं करते। अब आप ये नहीं कहते कि अगर सामने वाला आया तभी हम खुश रहेंगे, आप कहते हैं कि हम खुश रहना सीख रहे हैं, चाहे कोई आए या ना आए। और यही असली समझदारी है। इस मैच्योरिटी के बाद आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल जाता है। आप डेस्परेट नहीं लगते, आप शांत और समझदार लगते हैं। यही वजह है कि इस पॉइंट के बाद कई बार सामने वाला अचानक कांटेक्ट करता है, सवाल पूछता है, इंटरेस्ट दिखाता है,
लेकिन यहाँ आपकी असली परीक्षा होती है, क्योंकि अगर आप उस मोमेंट में पुराने माइंडसेट में लौट गए तो सारी जर्नी बेकार हो जाएगी। इसलिए याद रखिए कि वापसी अगर हो तो वो बोनस है, मेन प्राइज नहीं। मेन प्राइज ये है कि आपने खुद को वापस पा लिया, क्योंकि अब आप किसी को पकड़ने नहीं निकले, आप खुद को संभाल चुके हैं। और यही वो जगह है जहां से लोग या तो सच में लौटते हैं या हमेशा के लिए हट जाते हैं। दोनों ही हालत में आप क्लियर होते हैं और क्लैरिटी से बड़ा कोई क्लोजर नहीं होता। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपको अपनी कहानी जैसा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि ये बातें और लोगों तक भी पहुंच सकें जो अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं। और अगर आपके मन में कुछ अटका हुआ है, कुछ कहा नहीं जा रहा, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। कभी कभी लिख देना भी बहुत हल्का कर देता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे आज खुद के साथ खड़े होने की जरूरत है। और अगर आप ऐसी ही बातें सुनना चाहते हैं जो शोर नहीं करती लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल देती हैं, तो चैनल एंडलेस स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।